दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम धनु लग्न वालों के विषय में बात करने वाले हैं। कैसा होता है इनका स्वभाव। देखिए, धनु और मीन दो ऐसे लग्न हैं जिसके स्वामी होते हैं गुरुदेव, बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं जिसमें अकेले 5 जगह का कारकत्व गुरु के पास है। स्थायी संपत्ति के कारक गुरु, बच्चे के कारक गुरु, स्त्री के लिए पति के कारक गुरु, भाग्य के कारक गुरु, कर्म के कारक गुरु, निरंतर आय के कारक गुरु। 1 2 3 4 नहीं, 6 भाव के कारकत्व, कुल 12 भाव है जिसमें 6 भाव का कारकत्व गुरु के पास है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु लग्नेश है, मतलब वह योग कारक है। जहां बैठेंगे वहां को अच्छा करेंगे। साथ ही साथ उनकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब कुल 12 भाव होता है कुंडली में, जिसमें एक जगह बैठेंगे और 3 जगह दृष्टि डालेंगे, मतलब 4 जगह को और अच्छा करेंगे। 1/3 कुंडली को तो अकेले गुरु ही यदि शुभ स्थान में बैठ गए, लग्नेश हो गए, पंचमेश हो गए, नवमेश हो गए, तो कुंडली 1/3 तो ऐसे ही अच्छी हो जाती है। आधी परेशानी तो लाइफ की वैसी शुरू से ही खत्म। ठीक है, वह है गुरुदेव और वह है धनु राशि। धनु लग्न के लोग हैं कैसे गुरु? पीत वर्ण लिए हुए, सभी ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह, 4 भुजाएं, दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र और वर मुद्रा से सुशोभित, कमल के ऊपर विराजित, 8 घोड़े इनके रथ को निरंतर पवन के वेग से खींचते हैं, वह है गुरुदेव। ठीक है, धनु लग्न चिन्ह कैसा है? धनु लग्न का एक व्यक्ति धनुष बाण लिए हुए, लक्ष्य भेदन को तैयार करते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए बाण को खींच के तैयार रखा हुआ। धनुष में लक्ष्य भेदन की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, कोई तोड़ नहीं है। एक तो गुरु ज्ञान के कारक। ठीक है, तो यह लोग भी सिंह लग्न वालों के जैसे दूसरों से जल्दी से किसी भी तरह का सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक है, तो धार्मिक तो बहुत होते हैं। गुरु चूंकि धर्म के कारक है तो धार्मिक तो बहुत होते हैं, लेकिन चूंकि गुरु साथ साथ ज्ञान के भी कारक हैं, इसलिए आडंबर पसंद नहीं करते। धार्मिक होते हैं लेकिन आडंबर पसंद नहीं करते। यह इनका नैसर्गिक गुण होता है। ठीक है, यह सारी खूबियां होती है धनु लग्न वालों में, धनु राशि वालों में। और मानवता तो इस हद तक होता है कि वो बोलते हैं ना भाई, पशु पक्षी को मारने में खुद को दर्द महसूस होना, वो लोग होते हैं धनु लग्न वाले। ठीक है, चलिए फिर अब आज का कार्यक्रम चालू करते हैं और देखते हैं कि धनु लग्न में ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम यह देखते हैं कि धनु लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। सबसे पहली बात, धनु लग्न में लग्नेश कौन हुए? बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव कारक हो गए। नंबर 2, उन्हें एक और केंद्र का स्थान मिला है, 2 केंद्र के स्वामी हैं बृहस्पति देव। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे कारक ग्रह हो गए बृहस्पति देव। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव आयु के हानि का भाव है। ठीक है, दूसरा भाव यदि लग्नेश का मित्र होगा तो कारक है, और लग्नेश का मित्र नहीं है तो अकारक है। अष्टम द्वादश थ्योरी, इसके थ्रू हम इस चीज को देखे थे। यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र है तो कारक है, अदरवाइज अकारक है। क्या शनिदेव गुरु के अति मित्र हैं? नहीं।
इसलिए शनि देव अकारक हैं। नंबर 2, तीसरा भाव उपचय का स्थान दिए हैं। धनु लग्न में शनि देव को दूसरा स्थान उपचय स्थान मिला है, इसलिए भी शनि देव अकारक हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव में तो स्वयं शनि देव की राशि है। पंचम भाव में मंगल देव, त्रिकोण का जो ग्रह स्वामी हुआ वह तुरंत कारक हो जाता है। नंबर 2, लग्नेश के अति मित्र हैं। नंबर 3, इनकी दूसरी राशि द्वादश भाव में है, जिससे अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन निगेटिव चीज एक ही है कि द्वादश भाव में राशि है। अच्छी चीजें दो हैं। नंबर 1, लग्नेश के मित्र। नंबर 2, केंद्र और त्रिकोण में से किसी एक जगह का, तो इनको त्रिकोण में स्थान मिला है। तो मंगल देव क्या हो गए? कारक। मंगल देव कारक हो गए। चलिए छठवें भाव में आते हैं। शुक्र देव को मिला हुआ है भाई, वृष राशि है, यहाँ पे वृष राशि के स्वामी शुक्र देव। षष्ठम भाव मिला इसलिए अकारक। लग्नेश के नैसर्गिक मित्र नहीं, इस कारण दूसरा कारण अकारक होने का। तीसरा भाव शुक्र देव की जो दूसरी राशि है, 7 नंबर की राशि तुला राशि, उसे भी उपचय स्थान मिला है। 3, 6, 11 उपचय स्थान अच्छा नहीं। ठीक है, छठवां भाव मिला इसलिए अकारक। लग्नेश के अति मित्र नहीं, इसलिए अकारक। दूसरी राशि का कौन सा भाव है? उपचय स्थान, इसलिए अकारक। तो शुक्र देव क्या हुए? अकारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां भाव में बुध देव, बुध देव को भी केंद्र का घर दिए, और ये भी जो है ये भी बुध देव को 2-2 केंद्र का घर मिला हुआ है। मिथुन और कन्या दोनों के दोनों केंद्र का घर बुध देव को मिला है। स्वयं तो 2 घर के मालिक हैं, लेकिन दूसरे को भी 2 अलग अलग घरों का मालिक बना दिया गया है। जब कोई दूसरा ग्रह एक से अधिक केंद्र का मालिक होता है, लग्नेश के अलावा जब कोई दूसरा ग्रह, लग्नेश के अलावा जब कोई दूसरा ग्रह एक से अधिक केंद्र का स्वामी होता है, तो केंद्राधिपति नाम का दोष लगता है। तो इसलिए बुध भी अकारक हो गए। ठीक है, चलिए 8वां भाव अच्छा नहीं होता है। 8वां भाव लेकिन इनके अति मित्र चंद्रदेव को मिला हुआ है। हम इसे थोड़े देर के लिए सम वाली स्थिति में डाल देते हैं, बाद में हम निर्णय लेंगे जब कुंडली का फलादेश किया जाएगा, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कि चंद्रदेव को अच्छा लें या बुरा लें। चलिए उसके बाद 9वें भाव में आ जाते हैं। 9वें भाव में कितना लिखा है? 5। 5 मतलब सिंह। सिंह के स्वामी कौन हुए? सूर्य। जैसे ही त्रिकोण का घर मिला तो ग्रह क्या हो गए? कारक हो गए। ऊपर से लग्नेश के अति मित्र भी हैं। 10वें भाव के ऊपर हम बुध के साथ बात कर चुके थे। 11वें भाव के ऊपर हम शुक्र देव के साथ बात कर चुके थे। 12वें भाव में हम इसको मंगल देव के साथ बात कर चुके थे। इस प्रकार से हम 12 भाव को देख लिए कि कौन कौन से 7 ग्रह कहाँ कहाँ पर कारक और कहाँ कहाँ पर अकारक होते हैं। आज के कार्यक्रम का समापन फिर एक नए टिप ऑफ द डे के साथ। देखिए, चूंकि हम गुरु के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, धनु राशि के जो लग्नेश हैं वो गुरुदेव हैं। घर के वास्तु के अनुसार यदि मैं बात करना चाहूं, घर के वास्तु के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करना चाहूं, तो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, उत्तर और पूर्व दिशा जहां पर जुड़ता है, वह दिशा ईशान दिशा कहलाता है। ईश्वर का दिशा, ईशान। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये दोनों आकर जहां पर आपके घर के जिस हिस्से में जुड़ते हैं, इसे हम कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण जो होता है वह गुरु का स्थान होता है, ईश्वर का स्थान होता है। आप अपने ईशान कोण को हर हमेशा साफ सुथरा रखें, कभी भी वहां पर गंदगी ना रखें। ठीक है,
यही आज का टिप ऑफ द डे। सिर्फ और सिर्फ एक घर के ईशान कोण को सही रखने से घर के सभी लोगों के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लोग इस एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, वो अपने काम को एक नए दिशा, एक नई सोच की ओर ले जा पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप साफ सुथरा रख के इन सभी चीज़ों को पा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ, फिर एक नए लग्न के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देवें। धन्यवाद।